नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। बुलेटिन की हम शुरुआत करें उससे पहले 5 मिनट में 25 खबरों पर एक नजर डालते हैं। यूपी में विधानसभा के दूसरे चरण में 64% से ज्यादा वोटिंग हुई। 9 जिलों की 55 सीटों पर 586 प्रत्याशी मैदान में थे। इस दौरान कई शहरों में ईवीएम मशीनें खराब होने की शिकायत आई। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को खत लिखा तो बीजेपी ने हिजाब पहनकर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की। उत्तराखंड और गोवा में भी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। उत्तराखंड में 13 जिलों की 70 सीटों पर वोट डाले गए, जहां 64% से ज्यादा मतदान हुआ। उत्तराखंड में 632 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। वहीं गोवा में 2 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी में 4 जनसभाएं करेंगे। सबसे पहले औरैया के दिबियापुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद सपा के गढ़ मैनपुरी में बरसेंगे। वहीं शाम को कानपुर की सीसामऊ सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। आर्यनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंजाब में रहेंगे। नड्डा पंजाब में 3 सभाएं करेंगे। सबसे पहले दोपहर 12:30 बजे मौर मंडी में, इसके बाद दोपहर 2 बजे बलुआना में जनसभा होगी। इसके बाद जलालाबाद में जेपी नड्डा चुनावी रैली कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज समाजवादी पार्टी के गढ़ कन्नौज में रैली कर विपक्ष की घेरेबंदी करेंगे। सीएम योगी के कासगंज में भी जनसभा होनी है, जहां वो सिरसागंज और जसराना विधानसभा के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सीएम इटावा कन्नौज में भी रैली करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली आने वाले हैं, जहां लालगंज में उनकी जनसभा होने वाली है। अखिलेश यादव यहां समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सरोज के लिए वोट मांगेंगे। रायबरेली में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। अखिलेश फतेहपुर और उन्नाव में भी जनसभा करेंगे। पंजाब में आज प्रियंका और राहुल गांधी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। प्रियंका गांधी रूपनगर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगी, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी 3 जगहों पर जनसभा करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज मैदान में डटे रहेंगे। लुधियाना में जनसभा है। लुधियाना में राहुल गांधी की रैली में सिद्धू ने मंच से वचन मांग लिया है। सिद्धू ने कहा, अगर पंजाब में कांग्रेस सरकार बनती है तो वो प्रधान रहे तो किसी विधायक के बेटे को चेयरमैन नहीं बनाया जाए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह पद दिया जाएगा। इसके पीछे कहीं ना कहीं पंजाब में उन्हें सीएम चेहरा घोषित करने का दर्द दिख रहा है। वहीं पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का हेलीकॉप्टर रोके जाने पर विवाद शुरू हो गया है। पहले चंडीगढ़ और फिर सुजानपुर में उड़ान भरने से रोकने पर चन्नी भड़क गए हैं। चन्नी ने कहा वो प्रदेश के सीएम हैं, न कि आतंकवादी। चन्नी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के चलते उन्हें अनुमति नहीं दी गई। हिजाब मामले पर समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी ने जैन संतों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। इंस्टा पर फरहान ने जैन संत की तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि अब किसी नग्न साधु ने विधानसभा में उपदेश दिया, तब किसी मुसलमान ने उन्हें नहीं रोका, तो फिर कर्नाटक सरकार मुसलमानों के अधिकारों को लेकर फिर से लिखने वाला कौन? लालू प्रसाद यादव से जुड़े जो डोरंडा चारा घोटाला है, उस पर आज फैसला आने वाला है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसले के वक्त लालू प्रसाद यादव को कोर्ट में रहने का आदेश दिया है। करीब 139.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को जेल होगी या बेल, इसका आज फैसला होगा। लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्र आज जेल से बाहर आ सकता है। सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष की जमानत आदेश में सुधार कर दिया, जिसके बाद उसके रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट के पिछले आदेश में कुछ धाराएं छूट गई थी, जिसके कारण आशीष की रिहाई बीच में अटक गई थी। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार को याचिकाकर्ता के वकील ने हिजाब को इस्लाम का जरूरी हिस्सा बताया और कहा कि जब केंद्रीय विद्यालयों में इसकी इजाजत है तो राज्य सरकार रोक क्यों लगा रही है। रीट मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज बीजेपी राजस्थान विधानसभा का घेराव करने वाली है। बीजेपी ने बताया कि इस घेराव में प्रदेश भर के कार्यकर्ता और नेता जुटेंगे। बीजेपी इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर रही है, जबकि सरकार ने इसकी संभावना को सदन में खारिज किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना के जवानों और पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जवानों को मेंढर के पास से हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें एक AK-47 शामिल है, एक मैगजीन है, 2 पिस्टल है। 2 पिस्टल मैगजीन मिली है। हथियार मिलने के बाद इलाके में ऑपरेशन जारी है।
झारखंड के 24 में से 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में अफीम की खेती हो रही है। सूबे की सरकार सुस्त है और नशे के सौदागर मस्त हैं। नशीले पदार्थ की तस्करी ने खुफिया विभाग के अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। मामले में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अफीम के खेतों को नष्ट करने का अभियान छिड़ा हुआ है। जयपुर में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक्शन मोड में नजर आई। सिंडिकेट बैंक फ्रॉड केस में बड़ा एक्शन लिया। 56 करोड़ 81 लाख की संपत्ति अटैच की गई है। पीएमएलए एक्ट के तहत आरोपियों की संपत्ति अटैच हुई है। मामले में 81 आरोपी ईडी जयपुर ब्रांच के रडार पर हैं। भारत में जल्दी 15 साल से कम के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकेगी। सरकार के एक पैनल ने भारत बायोलॉजिकल की कोर्बेवैक्स को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब डीसीजीआई के पास भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद पहली स्वदेशी वैक्सीन ये होगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 586 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। साथ ही मुंबई में बीते 24 घंटे में कोविड के 192 नए मामले सामने आए। 350 लोग डिस्चार्ज हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर मुद्दे को लेकर चिंता जाहिर की है। इमरान खान का कहना है कि भारत और पाकिस्तान को अच्छे पड़ोसियों की तरह इसे सुलझाना चाहिए। हमारा एकमात्र मुद्दा कश्मीर है। भारत ने कहा कि आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। आखिरकार करीब 1 हफ्ते बाद कनाडा का अम्बेसडर ब्रिज खुल गया है। दरअसल कनाडा में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी किए गए टीकाकरण का विरोध हो रहा था, जिससे ब्रिज पर ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन करते हुए तस्वीरें भी हमने देखी थी और इस प्रदर्शन के चलते इसे बंद करने का फैसला लिया गया। कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ब्रुसेल्स में प्रदर्शन की वजह से सड़क यातायात ठप हो गया है। प्रदर्शन की वजह से राजधानी में सड़क यातायात पूरी तरह से बंद ना हो, इसके लिए पुलिस के जवान लगातार मेहनत करते नजर आए। जर्मनी के शहर म्यूनिख में 2 ट्रेन आमने सामने टकरा गई। दुर्घटना में 1 शख्स की मौत हो गई। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस अभी इस घटना की वजह का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयां की नाकामयाबी पर दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बायकॉट बॉलीवुड एक बार फिर से ट्रेंड हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने जश्न मनाते हुए बॉलीवुड को बहिष्कार करने की मांग की है। तो बॉलीवुड के का बहिष्कार हो, ये दोबारा से मांग उठ रही है। बॉलीवुड के हैंडसम हंक बॉबी देओल एक बार फिर से पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार हैं। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज के बैनर तले बनी फिल्म लव हॉस्टल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इससे पहले बॉबी देओल को वेब सीरीज आश्रम में देखा गया था, जिसमें उनके दमदार लुक को काफी पसंद किया गया था। तो 7 बज चुके हैं और वक्त है 7 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश में अगले चरण के लिए आज सियासी दिग्गज प्रचार में पूरी ताकत झोंकते हुए आपको नजर आएंगे। गृहमंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव आज प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। पंजाब में भी आज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, अरविंद केजरीवाल अपनी अपनी पार्टियों के लिए कैंपेन करेंगे। तीसरी जो बड़ी खबर है वो ये कि सिद्धू और राहुल गांधी से जुड़ी खबर है। सिद्धू ने राहुल गांधी से वचन मांगा है कि अगर पंजाब में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो एमएलए के बेटों को चेयरमैन बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा। इस पर अधिकार और इस पद का जो हक है वो कार्यकर्ताओं का है। सबसे पहले पार्टी के वर्कर्स का अधिकार होगा। चारा घोटाला मामले में आज रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाएगी। इस पर भी नजर टिकी है। लालू प्रसाद यादव इसमें दोषी हैं। वहीं बिहार में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास पासवान नीतीश सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा राजस्थान में रीट पेपर लीक मामले की जांच की मांग को लेकर बीजेपी आज विधानसभा का घेराव करेगी। हिजाब विवाद पर आज एक बार फिर से कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। इन तमाम बड़ी खबरों पर आज नजर रहने वाली है। चारा घोटाला मामले के सबसे बड़े केस में आज फैसले का दिन है। लालू प्रसाद यादव समेत 110 आरोपियों की धड़कनें तेज हैं। रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट पर हर किसी की नजर है। फैसले के वक्त खुद लालू प्रसाद यादव सारे आरोपी मौजूद रहेंगे कोर्ट में। कोर्ट ने साफ कहा था कि जब ये फैसला सुनाया जाएगा कि इन्हें राहत मिलती है या फिर अभी आफत बरकरार रहने वाली है, कानूनी दांवपेच से अभी 2-4 होना पड़ेगा आगे भी। जब कोर्ट ये फैसला सुनाएगा, लालू प्रसाद यादव के साथ साथ जो बाकी के लोग हैं उन्हें मौजूद रहना होगा कोर्ट में। तो आज बड़ा दिन है चारा घोटाले के केस में, बड़ा केस है। लालू का दिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद कैसा बीता, इस रिपोर्ट में आप देखिए।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का रांची से रिश्ता ऐसा जुड़ा कि रह रहकर उन्हें यहां आना ही पड़ता है, कभी जेल के लिए तो कभी बेल के लिए। चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा याफ्ता लालू एक बार फिर रांची में है। लालू के लिए आज का दिन मंगल साबित होगा या अमंगल, शाम ढलने से पहले पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल उनकी लेटेस्ट तस्वीर देखिए। ये रांची का स्टेट गेस्ट हाउस है, जहां पर सिर पर टोपी और बदन पर शॉल ओढ़े लालू अलाव ताप रहे हैं। जुगत ठंड से बचने की है, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। कोर्ट का फैसला क्या होगा? फिर से जेल होगी या कायम रहेगी बेल? अब की बार भी मामला वही पुराना है। चारा घोटाले से जुड़ा ये डोरंडा ट्रेजरी का केस है। इस मामले में 139.5 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। इस केस में आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाएगी। फैसले के वक्त कोर्ट में लालू यादव भी मौजूद रहेंगे। डोरंडा ट्रेजरी केस में कुल 110 आरोपी हैं। पैसों के लिहाज से चारा घोटाले में डोरंडा का केस सबसे बड़ा है। लालू के वकील ने उनके पक्ष में पुरजोर दलील पेश की है और अब वो कोर्ट से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो मैंने एक अमाउंट वाइज तो सबसे बड़ा हो गया है, पर टेन्योर वाइज भी जो पीरियड है वो 90 से 95 है, तो सबसे बड़ा टेन्योर भी इसमें आ जा रही है। हम लोग तो बहस किए हैं, दिखाए हैं कोर्ट को, संभावना है कि अच्छा भी इसमें रिजल्ट आना चाहिए। मेडिकल ग्राउंड तो अगर सजा होगी तब उसकी दरकार पड़ेगी। अगर एक्यूटल हो गया तब तो मेडिकल वाला तो है नहीं। ऐसे तो तबीयत खराब है, सभी लोग आप लोग देख ही रहे हैं। राहत मिलेगी या लालू की आफत बढ़ेगी, ये तो अदालत के ऑर्डर से पता चलेगा। लेकिन इस वक्त लालू एंड फैमिली के दिलों की धड़कन जरूर तेज है। झारखंड में लालू यादव पर चारा घोटाले के कुल 5 केस हैं। इनमें से चाईबासा के 2, दुमका का 1 और देवघर का 1 मामला है। चारों मामलों में लालू को सजा हो चुकी है। दुमका ट्रेजरी केस में सबसे ज्यादा 7 साल जेल की सजा हुई है। अब डोरंडा ट्रेजरी केस में आज फैसला आना है। लालू फिलहाल खराब सेहत की वजह से बेल पर है, लेकिन अब एक बार फिर उन पर जेल की तलवार लटक रही है। अगर जेल होती है तो जमानत मिलेगी या नहीं, ये सजा की मियाद तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे दौर का मतदान हो चुका है। उत्तराखंड और गोवा में कल विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। अब सबकी नजर यूपी के तीसरे चरण और इसके साथ ही होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव पर टिकी है। एक तरफ सियासी दिग्गज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के प्रचार को धार देने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में भी राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जेपी नड्डा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केशव प्रसाद मौर्य, अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ सब आज प्रचार प्रसार में अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे और अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट की अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश के रण में दिग्गजों का जोर अब तीसरे चरण की सीटों पर है। इसी क्रम में आज दिग्गजों की यूपी की कई सीटों पर रैलियां होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज धुआंधार प्रचार करने जा रहे हैं। सबसे पहले कासगंज का दौरा योगी आदित्यनाथ करेंगे। बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने भी यहां पर रैली की थी। प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर गरजते हुए नजर आए थे। सीएम योगी आज कासगंज में हुंकार भरेंगे, क्या कहेंगे देखने वाली बात होगी। वहीं फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज, लखनऊ में सीएम योगी चुनाव प्रचार में जुटेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी आज यूपी के चुनावी समर में आपको नजर आएंगे। पहले औरैया में जनसभा होगी, इसके बाद समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में एंट्री करेंगे। मैनपुरी के बाद अमित शाह कानपुर का दौरा करेंगे। यूपी की सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश में जुटे अखिलेश यादव आज सोनिया गांधी के प्रभाव वाले क्षेत्र रायबरेली में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो सोनिया गांधी के गढ़ में अखिलेश यादव की मौजूदगी होगी। वहीं मैनपुरी समाजवादी पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मौजूद रहेंगे। तो ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं आज होनी है। मैनपुरी के सियासी संग्राम की अगर हम बात करें तो अमित शाह की एंट्री से यहां का मुकाबला और दिलचस्प होने के आसार हैं, क्योंकि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है और इलाके की करहल विधानसभा सीट से ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी आज बरनाहल में और किशनी क्षेत्र में जनसभा होनी है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने किशनी विधानसभा क्षेत्र के पतारा में रैली की थी। खबर यह भी है कि तीसरे चरण का प्रचार खत्म होने से पहले मुख्यमंत्री योगी दोबारा से मैनपुरी आ सकते हैं। यूपी में तीसरे राउंड की वोटिंग 20 तारीख यानी कि 20 फरवरी को होनी है।
वहीं बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे ने यूपी में चुनाव के लिए नामांकन भर दिया है। अब्बास अंसारी ने मऊ सदर से पर्चा दाखिल किया। अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी साथ में मिलकर चुनावी मैदान में है। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश का 2 दौर का मतदान हो चुका है और समाजवादी पार्टी खासी उत्साहित है और कह रही है कि सत्ता की कुर्सी पर हम वापसी कर रहे हैं, जो 2 दौर का मतदान बता रहा है। तो आज सियासी दिग्गज आपको मैदान में नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राजभर का अलायंस है, साथ में ये मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना है और मुख्तार अंसारी ने मऊ सदर सीट से अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब्बास अंसारी ने भी अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया था। राजभर की पार्टी एसबी से प्रत्याशी हैं अब्बास अंसारी। वहीं पंजाब का सियासी संग्राम भी तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के साथ ही पंजाब में भी विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। इसके लिए सियासी सुरमाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज कई दिग्गज मिशन पंजाब के तहत प्रचार मैदान में दिखाई देने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मंडी, बलुआना और जलालाबाद में चुनावी सभाएं करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में होंगे। आज उनके लुधियाना में चुनावी कार्यक्रम है। अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के खेमे से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही पंजाब की सीटों पर प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। चलिए पहले बात हम प्रियंका गांधी की कर लेते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी के चुनाव कार्यक्रम में आज रूपनगर के अलावा अमृतसर भी शामिल है। अमृतसर ईस्ट से ही पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू चुनावी मैदान में है, जहां उन्हें टक्कर दी जा रही है अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया की तरफ से। लिहाजा प्रियंका गांधी खुद इसके मुकाबले में सिद्धू की मदद के लिए मैदान में उतर रही हैं। 2 दिन पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी की एक रैली में मंच पर बोलने से इनकार कर दिया था। अब आज क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी, इस पर नजर टिकी हुई है। प्रियंका गांधी के बाद अब राहुल गांधी की बात करते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के गढ़ पटियाला में एंट्री राहुल गांधी करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में वोटरों को साधने के लिए प्रचार करेंगे। दरअसल पिछले साल सिद्धू से विवाद के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी और इसके बाद ही कांग्रेस से भी अलग हो गए। अमरिंदर सिंह खुद की पार्टी बनाकर कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी से अलायंस हुआ है। अमरिंदर सिंह उनकी पारंपरिक सीट पटियाला शहर से ही चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने विष्णु शर्मा को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है। कल पुलवामा हमले की तीसरी बरसी थी और फिर से शहादत पर सियासत देखने को मिली। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब जब देश में चुनाव होते हैं तब तब शहादत पर सियासत वाला ये जिन्न राजनीतिक पार्टियों के बोतल से बाहर आ जाता है? रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश में एक तरफ 55 सीट पर चुनाव चल रहे थे, तो दूसरी तरफ शहादत पर सियासत जमकर हुई। इसकी शुरुआत कहां से हुई, चर्चा आगे। भारत माता की। लेकिन जहां चुनाव कुछ दिनों बाद होंगे, गूंज वहां भी सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब पहुंचने के बाद कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांग रहे थे, पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे थे। असल में इस सियासत को सबसे बड़ी हवा दी थी यूपी से 1300 किलोमीटर दूर बैठे तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने। There is nothing wrong with Mr. Rahul Gandhi on asking for the proof of surgical strike. What was wrong? Even now I am asking. Come on, let the government of India show. It is a responsibility. There are apprehensions among the people. BJP makes mispropaganda, false propaganda. That is why people are asking for a proof. And in democracy. राव ने ये बयान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के समर्थन में दिया था, क्योंकि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा था, जिसके बाद
पत्रकारों ने जब राव से हिमंता के बयान पर सवाल पूछे तो वो राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए और जब राहुल को केसीआर का सपोर्ट मिला तो उन्होंने शहादत पर सरकार से जवाब लेने तक की बात कह दी, जिसके बाद बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं ने भी राव और राहुल गांधी दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हजूराबाद में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हजूर के बोल बिगड़े नजर आते हैं। अभी तो एक चुनाव हारे, उसके बाद ये हालत है। इससे साफ दिखाई देता है कि तेलंगाना में केसीआर जी और टीआरएस की जमीन खिसक रही। ये सियासी वार पलटवार पुलवामा बरसी के दिन हुआ, लेकिन मजे की बात यह थी कि ये बयानबाजी पुलवामा हमले के बाद हुई एयर स्ट्राइक पर नहीं थी, बल्कि साल 2016 में उरी अटैक के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर थी, जिसका ऐसे समय सामने आना किसी को समझ नहीं आया और शायद इसीलिए राजनीतिक दलों की मंशा पर सवाल उठे कि क्या ऐसे बयानों का चुनाव से कोई कनेक्शन है। हम इस पर भी आएंगे, लेकिन शहादत पर सियासत करने वाले राजनीतिक दलों को शहीद के परिवार से फौरन करारा जवाब मिला। दुख होता है इस बात का कि उन्होंने देश के लिए जान दी है और इससे बड़ा क्या सबूत है। जिन्होंने हमारे हाथ का एक पानी तक नहीं पिया, तो इससे बड़ा क्या सबूत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। शहीदों के परिवारों का ये दर्द वाजिब है, लेकिन जनता क्या सोच रही है? चुनावी मौसम में ऐसे बयान संयोग है या प्रयोग? आखिर ऐसी बयानबाजी चुनाव के समय ही क्यों तेज हुई? इसका जवाब कभी आंकड़ों में नहीं मिल सकता, लेकिन सियासी पंडितों के मुताबिक माहौल ध्रुवीकरण का जरूर बन जाता है। और चूंकि पंजाब में चुनाव होंगे और यूपी के दूसरे चरण में वोटिंग हुई, उसी दौरान ये सब कुछ हुआ, तो इसका कुछ न कुछ असर सीटों पर भी जरूर पड़ेगा। खासकर यूपी की बात करें तो यूपी में 55 सीटों पर हुए चुनाव का सच यही है कि रामपुर में 50% से अधिक मुस्लिम मतदाता थे, तो मुरादाबाद में 50% से अधिक, अमरोहा में 40% से अधिक, बिजनौर में 43% से अधिक, बरेली में 34% से अधिक, संभल में 32% से अधिक और बदायूं में 23% से अधिक मुस्लिम वोटर थे। तो क्या यही कारण है कि चुनाव के दिन ही ऐसे बयान सामने आए? तो इसका जवाब हमें भले ही न मालूम हो, लेकिन इतना जरूर है कि सियासत में सब कुछ यूं ही नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। वैसे यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में कल दूसरे चरण में 64% से ज्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन क्या इस वोटिंग पर ऐसी राजनीति का भी कोई असर था? हम यही सवाल लेकर मतदान वाले जिलों में जनता के बीच पहुंचे। सुनिए उनका ओपिनियन क्या है। तो यूपी में दूसरे चरण का रण भी खत्म हो गया। सेकेंड राउंड शांतिपूर्ण तरीके से निपटा, लेकिन इस दौरान भी विवादों के अलग अलग सुर सुनाई दिए। समाजवादी पार्टी ने यहां एक तरफ कुछ जगहों पर ईवीएम में खराबी को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं बीजेपी भी चुनाव आयोग पहुंची और लिखित शिकायत देकर कहा कि हिजाब में महिलाओं को वोटिंग देने से रोका जाए, क्योंकि इसकी आड़ में कई जगह फर्जी मतदान हुए। बीजेपी के इन आरोपों की सच्चाई क्या है, ये चुनाव आयोग देखेगा, लेकिन जो हमें मालूम है वो ये है कि यूपी के दूसरे चरण में 9 जिलों पर रण मुस्लिम बहुल इलाकों में हुआ, जिसमें बरेली से लेकर रामपुर तक के जिले शामिल थे। अब सवाल यह है कि क्या यूपी के दूसरे चरण में हिजाब वाकई कोई फैक्टर था या हिजाब एक बहाना था और मकसद मुस्लिम वोटों को साधना था? इसे आप ऐसे समझिए, दूसरे चरण में कुल 77 मुस्लिम उम्मीदवार थे और रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा और बिजनौर जैसे जिले में कुल मिलाकर 35 से 40 सीट ऐसी थी जो पूरी तरह से मुस्लिम बहुल थी और यहाँ वोटिंग परसेंट भी काफी हाई रहा। तो सवाल यह है कि इन मुस्लिम मतदाताओं ने 2022 में किसे वोट दिया? क्या सभी वोट समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को मिले या मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ? इन सवालों का जवाब नतीजों में मिलेगा, लेकिन 2017 के नतीजे देखें तो बीजेपी ने भले ही इन 55 सीटों में से तब 38 सीट जीत ली थी और समाजवादी पार्टी के खाते में महज 15 सीट ही आई थी, लेकिन उस वक्त भी यहाँ की कई सीट पर हार जीत का अंतर बेहद मामूली था, खासकर इन 5 सीटों पर। जहां सहारनपुर की रामपुर मनिहारन सीट पर जीत भले ही बीजेपी के देवेंद्र कुमार की हुई थी,
लेकिन जीत का अंतर सिर्फ 595 वोट थे। बिजनौर की नजीबाबाद सीट पर जीत भले ही समाजवादी पार्टी के तस्लीम अहमद की हुई, लेकिन जीत का अंतर सिर्फ 2002 वोट थे। मुरादाबाद की कांट सीट से बीजेपी के राजेश कुमार जीते थे, तब जीत का अंतर 2348 वोट था। मुरादाबाद शहर में जीते तो बीजेपी के रितेश कुमार थे, लेकिन जीत का अंतर सिर्फ 3193 वोट था। और पीलीभीत की आंवला सीट पर बीजेपी के धर्मपाल सिंह की जीत हुई थी, लेकिन उनकी जीत का अंतर 3546 वोट ही था। तो क्या इस बार रिकॉर्ड वोटिंग में ये माना जाए कि ऐसी सीटों पर खेल बदल भी सकता है और बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? इसका जवाब अभी दे पाना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और यहाँ बुलेटिन में रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। आप रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।